स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नए इलाके में अरुण कमल जी के द्वारा लिखित कविता के प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला क्वेश्चन है, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नए बसते इलाके में कवि रास्ता भूल जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन नए मकान बनते चले जा रहे हैं और इन मकानों के बनने से वहाँ से पुराने पेड़, वहाँ की खाली ज़मीन और टूटे फूटे घर सभी कुछ वहाँ से हटा दिए गए हैं, तभी तो नए मकान बन रहे हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ से कहीं खो जाती हैं, यानी वहाँ से हटा दी जाती हैं। तो कवि ने अपने घर तक पहुँचने के लिए इन्हीं को निशानियों के रूप में बनाया हुआ था और वो भी इस नित्य प्रतिदिन बदलाव के कारण मिट जाती है, निशानियाँ वहाँ समाप्त हो जाती हैं, इसलिए कवि रास्ता भूल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है, जिस तरह से पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर यानी आधा गिरा हुआ, ढहा यानी गिरा हुआ घर, ज़मीन का कुछ खाली टुकड़ा यानी कुछ ज़मीन वहाँ पर खाली पड़ी हुई है, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाले मकान इत्यादि। कवि ने एक घर के पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है। कवि अपने घर तक पहुँचने के लिए कुछ निशानियाँ बनाकर रखते हैं और उन निशानियों के रूप में पीपल का पेड़ या वही टूटा हुआ घर या ज़मीन का कुछ खाली हिस्सा या बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाले मकान, इन सभी को निशानियों के रूप में बनाकर रखने से वह दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव के कारण ये सभी मिट जाती हैं। इसलिए कवि इन निशानियों को ना देख पाने के कारण, क्योंकि वहाँ ये निशानियाँ नहीं दिख रही हैं, इसलिए एक घर पीछे या दो घर आगे अपने घर को ढूंढते हुए चल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से अभिप्राय ऋतु परिवर्तन और एक लंबे अंतराल यानी एक लंबे समय से है। जिस प्रकार एक ऋतु और दूसरी ऋतु के बदलने में काफ़ी समय लगता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी काफ़ी समय के बाद अपने घर लौटे हैं और उन्हें अपने घर को ढूंढने में मुश्किल हो रही है। इसी को उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस प्रकार से समय तेज़ी से बदलता जा रहा है तो उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए लोगों का व्यवहार भी उसी रफ्तार से बदल रहा है। हर कोई यहाँ प्रगति की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है और इसीलिए सभी के पास अब समय की कमी हो गई है, यानी अब सभी के पास समय का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस कविता में कवि ने शहरों की हर क्षण बदलती प्रवृत्ति वाली विडंबना की ओर संकेत किया है, यानी हर पल उनका स्वभाव जो है बदल रहा है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। शहरों में जीवन की सहजता समाप्त होती जा रही है और इस परिवर्तनशील दौर में भी मनुष्य संवेदना शून्य हो जाता है, यानी किसी के प्रति किसी तरह की संवेदनाएं नहीं बची हैं। बनावटी चीज़ों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है, यानी जो मार्केट में उपलब्ध चीज़ें हैं, सामान है, उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग उस तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरे मनुष्य के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जो सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते थे, वो उस तरह की जो संवेदनाएं हैं शहरों में समाप्त होती जा रही हैं।
और सभी मनुष्य एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आगे निकलने का मतलब है किसी के पास यदि कुछ सामान है तो दूसरा व्यक्ति उससे कहीं और ज़्यादा कीमती सामान लेने की प्रतियोगिता में शामिल होते जा रहे हैं और आपसी प्रेम और लगाव और आत्मीयता जो है वो घटती जा रही है, यानी संवेदनाएं जो हमने आपको बताया समाप्त होती जा रही हैं। लोगों की और रहने के स्थान के जो पहचान है वो भी समाप्त होती जा रही हैं और सभी मनुष्य जो हैं प्राय स्वयं केंद्रित लोगों के पास दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मतलब अपने अपने स्वार्थ के लिए सभी लोग तत्पर हैं, अपने स्वार्थ में सभी लोग लिप्त हैं और आज की चीज़ कल पुरानी पड़ जाती है और कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ केवल स्मृतियों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता, यानी जो यादें हैं, जो अच्छी यादें हैं, केवल उनके सहारे मनुष्य नहीं जी सकता है। इस बात का इस कविता में अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात खुशबू रचते हैं हाथ, कविता के प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ रहते हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, खुशबू रचने वाले हाथ अपना जीवन यापन बहुत ही निम्न परिस्थितियों में व्यतीत करते हैं, यानी वो बहुत ही अभाव भरी ज़िंदगी जीते हैं। और खुशबू रचने वाले जो हाथ हैं वो बदबूदार, तंग और नालों के पास रहते हैं। मतलब बदबूदार, तंग और नाले जो हैं इनके पास ही उनकी छोटी छोटी झोपड़ियां हैं और वहीं पर ये रहते हैं और इनके घर में कूड़ा करकट और बदबू से भरे नालों के पास इनका जीवन यापन होता है, यानी इनके घर वहीं पर बने होते हैं और यहाँ इतनी अधिक बदबू होती है कि सिर फट जाता है। कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते हुए बताया है कि इतनी ज़्यादा गंदगी होती है कि सिर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में रहते हुए ये हाथ खुशबू रचने वाले बन जाते हैं, यानी जो अगरबत्तियाँ बनाते हैं वे बेहद खुशबूदार अगरबत्तियों का वहाँ पर निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कविता में निम्न प्रकार के हाथों की चर्चा हुई है। पहले उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ और घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। इस तरह के हाथों का इस्तेमाल किया गया है। फिर नेक्स्ट है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि गंदगी में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के हाथ खुशबूदार पदार्थों की रचना करते हैं, यानी वे इतनी गंदगी में रहने के पश्चात भी खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये लोग स्वयं बदहाली और विषम परिस्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं परंतु दूसरों का जीवन खुशहाल बनाते हैं। कवि ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि स्वयं कष्टों में रहने वाले दूसरों के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कवि ने श्रमिकों की प्रशंसा नहीं करना चाहता है, बल्कि वे ये कहना चाहते हैं कि उनकी दशा सुधारने की बात सोचनी चाहिए और हमें भी अपना नैतिक कर्तव्य समझकर ऐसे मज़दूर वर्ग के लिए काम करना चाहिए। यानी जो मज़दूर वर्ग हम सभी तक इतनी खुशबूदार अगरबत्तियाँ पहुंचाने का काम करते हैं और अच्छी अच्छी अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं और इतनी खुशबूदार अगरबत्तियाँ होती हैं और ख़ुद का जीवन वो बहुत विषम परिस्थितियों में व्यतीत करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि ऐसे गरीब मज़दूरों का यानी श्रमिकों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। उनके विषय में सोचकर उनकी अच्छी ज़िंदगी के बारे में विचार करके उनके लिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल बहुत ही गंदगी से भरा हुआ और प्रदूषित होता है। इनका घर कूड़े करकट से भरा हुआ, बदबूदार और तंग और
नालों के पास और बदबू से भरे हुए गंदे नालों के पास ही होता है। यहाँ इतनी अधिक बदबू होती है कि सिर में दर्द शुरू हो जाता है और ऐसी विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी ये व्यक्ति दूसरे के जीवन में खुशबू बिखेरने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य कवि का यह है कि समाज के उपेक्षित मजदूर वर्ग, उपेक्षित यानी जिनकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे मजदूर वर्ग की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। और कवि का उद्देश्य यह भी है कि जो समाज हमारे लिए सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करती है, वो स्वयं इस प्रकार का उपेक्षित यानी इस तरह से कष्टों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो ऐसा क्यों है? इस कविता के द्वारा कवि ने श्रमिकों की इसी दयनीय दशा को सुधारने का प्रयास करने के लिए सभी को कहा है और उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है, और वे ये चाहते हैं कि इनके रहने की दशा को स्वास्थ्यप्रद बनाया जाए, यानी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा बनाया जाए और इनके गली मोहल्लों की भी उचित साफ़ सफाई का प्रबंध किया जाए। साथ ही इनके काम के लिए इतनी मजदूरी तो इन्हें मिलनी ही चाहिए जिससे वे अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकें। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि ने इस कविता में गलियों, नालों, नाखूनों, गंदे हाथ, अगरबत्तियाँ, मोहल्लों और गंदे लोग जैसे बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसे लोग एक स्थान या किसी एक वस्तु के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं बल्कि अनेक होती हैं इस तरह से, और ऐसे गरीब और उपेक्षित लोग अनेक स्थानों पर काम करते दिखाई देते हैं। तो इसके लिए कवि ने बहुवचन का प्रयोग किया है सभी जगह, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है और एक स्थान पर या एक मोहल्ले में इस तरह का काम नहीं हो रहा है। कई जगह देश के कई शहरों में और इस तरह की छोटे छोटे कस्बे दिखाई देंगे, छोटी छोटी बस्तियां दिखाई देंगी जहां पर इस तरह के लोग काम करते हैं और वे समूह में ही रहते हैं और समूह में ही ऐसा काम करते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर विशेषण का मतलब जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह के विशेषणों का प्रयोग कविता में किया गया है। तो इस तरह से हैं वे विशेषण, उभरी नसों वाले हाथ, गंदे नाखूनों वाले हाथ, पत्तों से नए हाथ, खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ।